हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पास्कल एजुकेशन पर। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ गई है, इसीलिए हम लोगों को रिवीजन का क्वांटिटी बढ़ाना होगा। वैसे अंतिम समय में क्या क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा हम लोगों को, वो एक एक सब वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अभी हम लोग लक्ष्यवेधी सीरीज के अंतर्गत ग्रुप डी के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 5 का सेट 4 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जीएस का सेक्शन करेंगे, इसके बाद मैथ और रीजनिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कल्हन की राज तरंगिणी में देश पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। तो ये कश्मीर पर है ना? कश्मीर पर है। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने, अच्छा बताइए, कल्हन किसके दरबार में रहते थे? कल्हन राजा हर्ष और जयसिंह के दरबार में रहते थे। ठीक है, और आपको बता दूं कि कल्हन को भारत का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो महात्मा गांधी रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? 1919 में किए थे। रॉलेट वो होता क्या था कि रॉलेट अधिनियम के तहत अंग्रेज लोगों को जब तक चाहे बिना मुकदमा के चलाए जेल में बंद रख सकती थी। तो इन्हीं के खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किए थे। और आप जानते ही हैं कि जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 इसी के बदौलत हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में ही। ठीक है, चलिए बताइए कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। और किसने किया था इसका स्थापना? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। इसी तरह से हम लोगों को ना डाटा थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके रखना है, ताकि जो है ना एग्जाम में आप कोई भी चीज़ कंफ्यूज करने से पहले अपने दिमाग पे जोर डाल दें। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ आंसर होगा इसका। ठीक है, अच्छा, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से नमी लाती है? जो बारिश होती है ये नमी कहाँ से लाती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से। ठीक है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल गलत, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और डीडीटी एक जैव नियंत्रण अभिकर्मक है। बिल्कुल गलत, ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। देखिए सबसे, हाँ ये ठीक है, ऑक्सीजन और ओजोन अम्लीय वर्षा के दो मुख्य घटक हैं। नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, तो 15 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। ओजोन क्षय और ओजोन क्षेत्र का मुख्य कारण कौन सा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अच्छा बताइए, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, एक दो बार रिपीट करना है ताकि आपको याद रहे। और रिपीट से ही आपके माइंड को क्या पड़ेगा? आदत, रिपीट करने की आदत। चलिए, कौन सी गैस को दम घोटू गैस कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। और ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? CO2। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करती है। यही नंबर ठीक है। देखिए ये होता है अनुप्रस्थ तरंग, ये होता है शीर्ष, ये होता है गर्त। ठीक है, चलिए अच्छा बताइए कि जल की सतह पर कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? जल की सतह पर अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, जब लहरें वगैरह आती है ना तो उस पर अनुप्रस्थ। अच्छा, अगर जल के अंदर में बम फोड़ दिया जाए तब कौन सा तरंग होगा? तब अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्धारित करता है या निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है? हरे रंग का कारण कौन है? क्लोरोफिल, जानते हैं हम लोग, क्लोरोफिल। और अच्छा बताइए, नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या बनता है? तो नील हरी शैवाल में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसके बाद क्या बनता है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है। और कौन ऐसे शैवाल होते हैं जो पानी में तैरते हैं? डायमेटस, ठीक, डायटम्स तथा वॉल्वॉक्स, ठीक है, ध्यान रखना है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन के दौरान डेस एंजाइम का उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाता है, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन होता है। और पेप्सिन जो है भोजन के प्रोटीन को किस में बदल देता है? भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। 19 नंबर में क्वेश्चन है, रक्तचाप, लार स्रवन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं डेस द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। और मेडुला मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? पिछला भाग होता है, पीछे में रहता है, ठीक है। और सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? सेरिबेलम का शरीर के संतुलन को बनाए रखना, ठीक है। चलिए, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उन्हें कौन सा दृष्टि दोष और इसे कैसे सही किया जा सकता है? देखिए, कह रहा है कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब निकट की वस्तु दिखाई देती होगी, ठीक है। तो ये निकट दृष्टि दोष होता है। और इसमें कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस, ठीक है। अब देखिए, अगर कभी दिमाग से फिसल जाए इसको ट्रिक रखने का, तो देखिए दूर में कितना अक्षर होता है? 2 अक्षर। इसके लिए हम 3 अक्षर वाला लेंस लेंगे, यानी कि उत्तल। और निकट में कितना अक्षर होता है? 3 अक्षर। इसके लिए हम 4 अक्षर वाला लेंस लेंगे, यानी अवतल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को ट्रिक दिमाग में रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? क्ले का सबसे छोटा कण होता है, ठीक है, क्ले का। अच्छा, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, पेडोलॉजी। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया है? 8 8 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो कौन से संविधान थे? 42वां संविधान संशोधन। अच्छा, कौन से समिति थे? स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य लिया कहां से गया है? रूस से, ठीक। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कहां पे है? भाग 4, 51 आर्टिकल, 51A आर्टिकल, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? राज्य के लिए 214 उच्च न्यायालय से संबंधित है। और अच्छा बताइए कि ये भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था की गई थी, यानी कि जिक्र किया गया है, कौन से भाग में है? भाग 6 में 214 आर्टिकल से लेकर 232 आर्टिकल के बीच क्या होता है? उच्च न्यायालय से संबंधित है, ठीक है। और हम लोग जानते ही हैं 148 जो है आर्टिकल किसके लिए है? कैग के लिए, महालेखा नियंत्रक परीक्षक, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन B9 की कमी के कारण होता है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे और थोड़ा सा रिवीजन करवाएंगे आपको। चलिए, आप लोग बताते जाइएगा। B1 का नाम क्या है? इधर हम नाम लिख देते हैं, इधर हम रोग लिख देते हैं, ठीक है। B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन। और कौन से रोग होती है इसके कारण? बेरी, ठीक। अच्छा, B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। कौन सी बीमारी होती है? कीलोसिन। अच्छा, B3 का क्या नाम है?
निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल। और इसमें किससे कौन सी बीमारी होती है? किलोसिस होगा यहाँ पे, ठीक है। पेलेग्रा, पेलेग्रा किसके कारण होती है? B3 के कारण होती है। और B5 पेंटीथिनिक, पेंटीथिनिक अम्ल। B5 से क्या होता है? बाल सफेद हो जाते हैं, ठीक। अच्छा, अब इतना B12 देखते हैं। B12 क्या होता है? साइनो कोबालेमिन, साइनो कोबालेमिन। इससे कौन सी बीमारी होती है? न्यूरॉन सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो इतना कुछ हम लोग पढ़ लिए, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं भाई। चलिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझना है। वैसे तो इसका आंसर होता है अफवाह, ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी होती है। कौन सी वेलोसिटी होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। एक्चुअली होता क्या है, ये तो हमारा ये कंडक्टर, कोई कंडक्टर है, उसके अंदर का नाभिक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन घूम रही है, लेकिन जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहती है, मतलब कहीं कहीं से घूमते रहती है रेंडमली। लेकिन जैसे ही विद्युत धारा इसको प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो विद्युत धारा जिस दिशा में है ना, उसके अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रॉन एक सीध में आकर चलने लगती है। ये इलेक्ट्रॉन और ये विद्युत धारा एक तो अपोजिट चलने लगती है। तो इस वाले गति को क्या बोलते हैं? जो सीधे में चलने लगती है इलेक्ट्रॉन, इस वाले गति को बोलते हैं ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप टेलीग्राम पे जाके डिस्कशन फॉर्म में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कैंसर का इलाज नहीं है? कीमोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सा है? इम्यूनोथेरेपी है और विकिरण चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एमनियोसेंटेसिस भ्रूण के लिंग, आनुवांशिक विसंगतियों और जैव रासायनिक असामान्यताओं को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रसव पूर्व निर्दान परीक्षण डैश पर आधारित होता है। ये सब क्वेश्चन आपको दिमाग जो है ना खराब करने वाला है, ठीक है। तो जी सीधा देखिए, एमनियोसेंटेसिस है ना, तो एमनियोसेंटेसिस का गुण जो होता है गुणसूत्र के प्रारूप, गुणसूत्र के से रिलेटेड होता है। तो एमनियोटिक तरल में गुणसूत्र प्रारूप, कैरियोटाइपिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। और अच्छा बताइए कि लिंग गुणसूत्र को क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र को एलोसोम कहते हैं, ठीक। लिंग गुणसूत्र को क्या कहते हैं? एलोसोम। जैविक वर्गीकरण के पद अनुक्रम का सही क्रम क्या है? देखिए, जैविक वर्गीकरण का कौन सा होगा? सबसे पहले जगत आएगा, जगत के बाद क्या आएगा? संघ आएगा, संघ के बाद क्या आएगा? वर्ग आएगा, वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल, कुल के बाद वर्ण, फिर इसके बाद जाति, ठीक है। और अच्छा बताइए कि व्हिटकर ने जीवों को 5 जगत प्रणाली में विभक्त किए थे, तो वो कौन कौन है? पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और पांचवा जंतु, ठीक है। चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस जीव में केंद्रीयकीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है? इसको जीनोम बोलते हैं। पूरे डीएनए का संपूर्ण भाग जो है ना, जीनोम कहलाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा उत्तक यहाँ पे लिखा, उत्तक का अध्ययन किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान देश क्षेत्र ने भारत के सकल यानी कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान दिया है। देखिए, जब से उदारीकरण हुई ना भारत में, तब से जो है ना जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सेवा में दिया जाता है, ठीक है, सेवा का होता है सबसे ज्यादा योगदान।
अच्छा, भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं? कृषि और पशुपालन। अच्छा, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र जो भी है, और तृतीय क्षेत्र में होता है सेवा। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कंदरिया महादेव किस मंदिर समूह से संबंधित है? खजुराहो के मंदिर समूह में है ना, और ये शिव भगवान को समर्पित है, शिव को। और अच्छा बताइए कि कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में है? एमपी में है। अच्छा, कौन से वंश इसको बनाया है? चंदेल वंश, चंदेल वंश। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? सिक्किम, सिक्किम नहीं है ना। चलिए, सिक्किम बना कब भारत का राज्य? 1975 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 36वां। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। 1 केजी राशि का वजन 9.8 होता है ना। ठीक है। चलिए, 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लकड़ी के टुकड़े के भार का 4/5वां भाग किसी तरल में डूबा हुआ तैर रहा है। यदि लकड़ी का अपेक्षिक घनत्व 0.8 है तो केजी प्रति मीटर क्यूब में तरल का घनत्व, देखिए अपेक्षिक घनत्व का बराबर होता है वस्तु का भार जिस तरल में डूबा है। ठीक है। और इसके नीचे जो समान आयतन वाला पानी का भार। ठीक है। तो वस्तु का भार कितना है? 4/5, जो तरल में डूबा होगा उस तरल का घनत्व होगा। अब बटे पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। अपेक्षिक घनत्व कितना दिया? 0.8। तो 0.8 4/5 तरल का घनत्व बटे 1000। चलिए, अच्छा 0.4/5 ये भी 0.8 के बराबर है ना। इसका मतलब ये कट जाएगा, इधर 1000 इधर चला जाएगा, तो 1000 बराबर क्या हो जाएगा? तरल का घनत्व। ठीक है। अब इसका मतलब ये क्या होगा? तरल का घनत्व निकला 1000। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो वस्तु है वो किस में डूबा हुआ है? पानी में ही डूबा हुआ था। ठीक है। चलिए, मिटा लेते हैं थोड़ा सा इसको। चलिए, 3000 एंगस्ट्रम, ये एंगस्ट्रम है। तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति क्या होगी? देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, C बराबर n लैम्डा होता है। और एंगस्ट्रम किसको प्रदर्शित करता है? तरंग दैर्घ्य को। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 3000 एंगस्ट्रम। ठीक है। इसको मीटर में चेंज कर लें। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है ना। तो 3 गुना 10⁻³ यानी +3 गुना 10⁻⁻10, तो 3 गुना 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। अच्छा, C का मान क्या होता है? C का मान होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ये क्या है? प्रकाश की चाल है। तो n निकालनी है हमको। आवृत्ति क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो C बाय लैम्डा हो जाएगा। और C कितने हैं? 3 गुना 10⁸ बटे 3 गुना 10⁻⁷। ये कट गया, 7 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1 गुना 10⁻15 हर्ट्ज बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी को। ठीक है। ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। चलिए, 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आंख 60 सेंटीमीटर की कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष के निवारण के लिए कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा? देखिए कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। देखिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है? स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है। सबको जो है ना मीटर में चेंज करते जाइए। 0.25 मीटर हो जाएगा। और लेंस बराबर होता है, यानी P बराबर शक्ति बराबर हो जाएगी, कितनी शक्ति के लेंस लगाना है वो बराबर होता है D माइनस D बटे D इंटू D। ये छोटकी D जो होता है ना, जो
देखा गया है, कितनी दूरी पर वस्तु नहीं देख पा रहा है ना, वो होता है छोटकी डी। तो 60 सेंटीमीटर तो 0.6 हो जाएगा मीटर में। और ये डी बराबर होती है, बड़ी डी होती है स्पष्ट दूरी, ये 0.25, ठीक है। 0.6 गुना 0.25, ये घट के आ जाएगा, कितना आएगा घट के, 0.35 बटे 0.6 गुना 0.25, ठीक, 0 0 कट गया, ठीक है। 5 5 सत्ते 2 तिया 2 पंचे 5 5 कट गया, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, 7/3 D, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर इसका। एक अपक्षयकृत चिकनी सतह पर जिस पर टायर का घर्षण गुणांक 0.2 है, 8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर किस महत्तम चाल पर बिना फिसले मुड़ जाता है, ठीक है। देखिए वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, इसका मतलब इसको, अब टायर है तो टायर में तो घर्षण लगेगा ही, ये बाहर की तरफ भी बल लगाएगा और अंदर की तरफ भी बल लगाएगा। अंदर की तरफ बल कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय बल। तो ये घर्षण गुणांक को म्यू से डिनोट करते थे, म्यू बराबर 0.2 हो गया। तो एक फॉर्मूला देख लीजिए कि जितना म्यू लगाएगा ना घर्षण, वो तो एक तरह का फोर्स ही है, म्यू बराबर एम जी जो द्रव्यमान होगा वो, और जी जानते हैं गुरुत्व त्वरण, ये किसके बराबर होता है, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, ठीक है। तो म्यू बराबर कितना है 0.2, एम कट जाएगा, ठीक है, एम कट जाएगा तो जी बराबर 10 होता है, आर कितना है 8। तो अगर हम इस जगह लिख दें, एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा v² आर। अब 0.2 गुना 10⁸8, आर कितना है 8, तो इसको इधर ले आएंगे तो 8 इतना हो जाएगा, 10 10 कट गया, 8 दूनी 16, यानी कि v² बराबर क्या हो जाएगा 16, तो v बराबर क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए मनुष्य में क्वेश्चन नंबर 60 है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में होती है, छोटी आंत में होती है। और बताइए कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, लीवर, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि पिल्लकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है, जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है, हाल ही में किया गया है। तो ये तमिलनाडु, नाम से ही पता चल जाता है ऑप्शन में, तमिलनाडु, ठीक है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है, गुजरात में, ठीक, गुजरात में। थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया है सेट करने के टाइम में, कोई दिक्कत नहीं है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन कहाँ किया, बेंगलुरु में किया है, ठीक है। 76 में कह रहा है कि एक क्रिकेटर एक गेंद को महत्तम क्षैतिज दूरी 150 मीटर फेंक सकता है, यानी कि आर दे दिया, आर मैक्स, रेंज इसको बोलते हैं, रेंज। अगर गेंद को लंबवत ऊपर फेंके तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, यानी हमको एच निकालना है। एच बराबर क्या होता है, u² sin² θ/2g, ठीक है। इसके लिए हमको निकालना क्या होगा, u निकालना होगा। तो आर मैक्सिमम बराबर क्या होता है, u² sin 2θ/g। अच्छा, अगर गेंद महत्तम यानी कि महत्तम क्षैतिज दूरी जा रही है तो इसका मतलब थीटा कितना लेना पड़ेगा, 45 डिग्री। अगर हम ये फेंकेंगे ना, सबसे लंबी दूरी जब जाएगी, अगर 45 डिग्री से हम कोण बना के फेंकेंगे तभी ये सबसे लंबी दूरी जाएगी, ठीक है। तो थीटा बराबर 45 डिग्री ले लिए। अब आर मैक्सिमम कितना दिया है, 50 मीटर, 150 मीटर, u² बट्टे ये 45 दूनी क्या हो जाएगा 90, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1/g, यानी कि u² बट्टे g बराबर क्या निकल गया 150 मीटर। अब h फार्मूला क्या होता है, h बराबर u² sin² θ/g। अब कह रहा है क्या कि अगर गेंद को लंबवत ऊपर फेंके, लंबवत ऊपर फेंकेगा कहीं ना कहीं आके रुक जाएगा, लंबवत फेंकेगा तो इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब तो साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा u²/g, u²/g निकालवे किए हैं 150 मीटर, ठीक। धीरे धीरे हम लोगों को सीखते जाना है और कोशिश करना है कि आगे बढ़ते रहें।
70 नंबर क्वेश्चन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन एवं 28 ग्राम नाइट्रोजन में समान क्या? देखिए, द्रव्यमान तो होगा नहीं समान, ठीक है। रासायनिक गुण तो होगा नहीं, क्योंकि तत्व ही अलग है तो रासायनिक गुण भी अलग हो जाएगा। मोल की संख्या, यह सभी तो होगा नहीं, क्योंकि जब एक ही गलत हो गया तो मोल की संख्या कैसे निकालते हैं? मोल की संख्या कैसे निकालते हैं? दिया गया भार बटे परमाणु भार। तो हाइड्रोजन का दिया गया भार कितना है? 2 ग्राम। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 ग्राम। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा? दिया गया भार बटे परमाणु भार, यानी कि 2 मोल। ठीक। अब नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है? दिया गया भार कितना है? 28 ग्राम, और परमाणु भार होता कितना है? 14 ग्राम। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा? 28 बटे 14, यानी कि 2 मोल। इसका मतलब मोल की संख्या समान है। ठीक। निम्नलिखित में तत्वों के धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है? देखिए, धात्विक गुणधर्म जो है ना, ऊपर से नीचे की ओर जब जाएंगे तो धात्विक गुणधर्म बढ़ेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो धात्विक गुणधर्म बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो लिथियम होता है, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटासियम, पोटासियम के बाद सेसियम, तो रेडियम। ठीक है, सॉरी, ये उल्टा चिन्ह है ना, ये होगा लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रोडियम और सेसियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रेडियम, सेसियम, ये होगा। ठीक। आईरोब टूना क्या है? आईरोब टूना एक तरह का ड्रोन है जो क्या करती है? फुल एचडी में फोटो लेती है। ठीक है, फुल एचडी में। चलिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समंजन क्षमता सामान्यतः कम होती जाती है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? देखिए, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आदमी को दूर का भी दिखाई नहीं देता और नजदीक का भी नहीं दिखा देता। तो इसके लिए जो कौन सा लेंस लगाते हैं हम लोग? बेलनाकार लेंस, यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस। ठीक। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन से बन गए हैं? तो ये हसमत उल्लाह शाहिदी है। चलिए, 93 है, समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग कहाँ बनाई जा रही? तो ये मुंबई में बनाई जा रही है। ठीक है। चलिए, देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला कहाँ गया है? बी, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। ठीक है। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 जीता? तो किसने जीता? ये लक्ष्य सेन ने। ठीक है। किस भारतीय को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया गया है? तो ये इंद्रजीत गिल को नामित किया गया है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी पेटाबाइट है? 10⁻15 होता है इसका पेटाबाइट। और पेक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक डेस से होता है। पेक्सिनिया ग्रेमिनिस गेहूं के ब्लैक रस्ट से होता है। ठीक है, पेक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक किससे होता है? गेहूं में ब्लैक रस्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? देखिए, ग्रीन हाउस के लिए तो कौन सी है? CO2 होता है, CO2, और CFC होता है, जल वाष्प होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS विंडोज तो है, विंडोज जो हम लोग चलाते हैं लैपटॉप में। मैक OS है एप्पल का। लाइनक्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो क्या करते हैं? डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, डाटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जीके जीएस का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग मैथ रीजनिंग पे आएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे मैथ रीजनिंग के शेड्यूल पे। ठीक, चलिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याओं के एक समूह, पेन को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं। ठीक है, हाँ, यदि 3 संख्याओं का एक समूह का औसत 29 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 13 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? कुछ नहीं करना है, 29 गुना 3 माइनस 13 गुना 2। ठीक है, देखिए यूनिट डिजिट से हम लोग को करना है। नोतिया 27 होता है ना, और 3 दूनी
6, तो 7 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 1 बचबे करेगा। यूनिट डिजिट में देख लेते हैं कौन ऑप्शन में है। 61 नंबर। हम लोगों को इस तरह से सोचना है कि एग्जाम में बस सिर्फ ऑप्शन दिखाई दे, क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट ऑप्शन। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपरोक्त पाई चार्ट के प्रत्येक विभाग द्वारा उसके वार्षिकोत्सव पर व्यय की गई राशि को दर्शाता है। यदि एल और डी द्वारा किया गया व्यय 6400 है तो एडमिन और एचआर द्वारा व्यय की गई राशि ज्ञात कीजिए। एल और डी क्या है, 40 डिग्री। अच्छा, डिग्री में दिया है, इसका मतलब क्या होगा, 40 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 6400। ठीक है। तो कौन कौन सा कह रहा है, एडमिन ये हो गया और एचआर ये हो गया, यानी 190 डिग्री। तो बराबर क्या हो जाएगा, तो 6400 बटे 40 गुना 190। ठीक, 4 चौक 16। देखिए 190 गुना 16। अब देखिए सॉरी, 1 जीरो और होगा यहाँ पे, 640 बचा था ना तो कटाया। ठीक है, तो 1 जीरो ये हो गया। अब कोई भी संख्या अगर 16 को डबल जीरो से गुना करेंगे, लास्ट में डबल जीरो तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। किसी ऑप्शन में है डबल जीरो, ऑप्शन नंबर ए में, गुना करने की जरूरत ही नहीं है, बस इस तरह से ऑप्शन को क्रिएट करना है हम लोग को। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। चलिए, या है ना, तो इसका मतलब बराबर होगा 2 मेन बराबर क्या हो जाएगा, 3 वुमेन। ठीक, तो मेन और वुमेन का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2, यानी एक आदमी 3 काम कर सकता है एक दिन में और एक औरत 2 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालना है हम लोग को। सबसे पहले टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल एफिशिएंसी गुना डे। टोटल एफिशिएंसी क्या है, चलिए हम पुरुष से ही निकाल लेते हैं टोटल वर्क। तो क्या को पुरुष काम कर रहा है, अच्छा एक पुरुष एक दिन में कितना काम, 3 काम। क्या को पुरुष काम कर रहा है, 2 काम। कितना दिन में कर रहा है कंप्लीट, 15 दिन में। ये हो गया टोटल वर्क। ठीक, बट ठीक है, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 6 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर, 6 पुरुष को 6 गुना 3 हो जाएगा 18, और 9 महिलाएं 9 गुना 2 हो जाएगा 18, यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल डेज कितने दिन में खत्म होगा, 3 गुना 2 गुना 15 बटे 36, 12, 3 चौक 3 पचे, 2.5 दिन में खत्म करेगा। ठीक है, चलिए 52 ताश के पत्तों के एक पैक से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। उन 2 पत्तों में से एक लाल और एक काला होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। कुछ नहीं है इसमें, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि स्पेस का कमी है इस जगह। ठीक है, रबड़ का फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लार्ज रबड़। ठीक, चलिए तो 52 गो पत्ता में क्या गो कलर होता है, एक तो 26 गो, सॉरी ओहो 26 गो रेड होगा और 26 गो ब्लैक होगा, यही ना। और उन 2 पत्तों में से एक लाल और एक काला होने की प्रायिकता ज्ञात करें। कुछ नहीं है, इसमें कॉम्बिनेशन लगा देंगे हम लोग। 52 गो पत्ता में से 2 गो निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, 52C2। ठीक, अब क्या कह रहा है, हम लोगों को रेड और एक काला होने की प्रायिकता है, तो रेड वाले का अगर हम निकाल दें तो 26C1 और 26C1। देखिए 2 गो पत्ता निकाल रहे हैं 52 पत्ता में से, तो हमको टोटल नंबर ऑफ इवेंट लेना है। प्रोबेबिलिटी कह रहा है ना, तो सबसे पहले हमको स्पेसिफिक इवेंट लेना है, विशिष्ट इवेंट, और दूसरा लेना है टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए प्रोबेबिलिटी का पहले फॉर्मूला देख लीजिए, यहां पे लिख दें नंबर ऑफ स्पेसिफिक इवेंट यानी कि घटना, विशिष्ट घटना, और टोटल नंबर ऑफ घटना कितना है यानी कि नंबर ऑफ टोटल इवेंट। ठीक है, इसी पे बैठाना है। तो हमको भैया 2 पत्ता निकाल रहे हैं, 2 पत्ता निकाल रहे हैं, तो एगो रेड होगा एगो ब्लैक होगा, इसकी प्रायिकता। तो कितना बार 26 पत्ता में से एक पत्ता रेड होने की जो है प्रायिकता, यानी कि कितना
मेथड हो सकता है वो 26C1 हो सकता है। अच्छा, उसी तरह ब्लैक में भी 26C1 होने की एक प्रायिकता हो सकती है, एक कार्ड काला होने का ये प्रायिकता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले हमको ये निकाल लेना है इसका कॉम्बिनेशन। 52 फैक्टोरियल बट्टे C2 लिखा है ना, तो 2 फैक्टोरियल, अब गुना 52 में 2 घटाएंगे तो 50 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 52 फैक्टोरियल को तोड़ दीजिए, एगा फैक्टोरियल 50, बट्टे फैक्टोरियल 2 का तोड़ेंगे तो 2 रहेगा, अब फैक्टोरियल 50 50 ये कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, 52 गुना 51 बट्टे 2, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ये जो नीचे जाएगा ना प्रोबेबिलिटी में, यही होगा। ठीक है, अब C1 निकाल लेते हैं, ये वाला रेड होने की प्रायिकता वाला निकाल लेते हैं। तो 26 फैक्टोरियल अब बटे 1 फैक्टोरियल गुना फैक्टोरियल 25, यही ना, क्योंकि 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा 25। तो 26 को तोड़ देते हैं, फैक्टोरियल 26 गुना फैक्टोरियल 25 बटे फैक्टोरियल 25, 25 25 कट गया यानी कि 26, इसी तरह ये भी 26 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल इवेंट कितना हो जाएगा, 26 और 26 कितना हो जाएगा 52। अब बट्टे कितना है 52 गुना 51 बट्टे 2, कहीं मिस्टेक कर गए, नहीं, हाँ 26 गुना 26 होगा ना, बट्टे 52 गुना 51 गुना 2। ठीक है, अब देखिए इसको 26 बट्टे 51, ये 26 और 26 जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये 26 फैक्टोरियल आने का जो है ना तरीका है। तो कितना इस तरह का तरीका हो सकता है, 26 गुना 26 तरीका हो सकता है, इतना तरीका होने का चांसेस है। एक पत्ती आने का इतना, 2 पत्ती आने का इतना चांसेस है, यानी कि 26 गुना 26 जितना होगा 676 तरीका हो सकता है 2 पत्ती आने का, इसीलिए ये नंबर ऑफ स्पेसिफिक इवेंट है। और हाँ, 52 पत्ती में 2 पत्ती आने का टोटल तरीका कितना हुआ 26 गुना 51, इतना आ सकता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 26 बट्टे 51। कुछ भी डाउट हो ना तो आप टेलीग्राम पे हम लोगों को बता सकते हैं, हमारी टीम जो है ज़रूर से ज़रूर आपको हेल्प करेगी। ठीक है, इनमें से कौन सा बिंदु, थोड़ा सा इसको इरेज कर लें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। भाई ये हो गया एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर जो स्थित होगा उसका मान वाई के इसका जो मान होगा वो 0 होगा, तो ऐसा ऑप्शन तो 2 ही है। यानी एक्स एक्सिस पर जो बिंदु होगा वो वाई एक्सिस पे तो 0 होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस तो वाई एक्सिस से लेवे नहीं करेंगे हम, तो क्यों लेंगे उसको। एक्स एक्सिस पे जितना डिस्टेंस होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 2, बाकी वाई एक्सिस का 0, ये एक्स ये वाई। ठीक है, चलिए कुछ नहीं है इसमें। 6 नंबर में सभी रिमोट अवरक्त है। भाई रिमोट को ऐसे कर दीजिए। चलिए, और सभी अवरक्त गामा है। ठीक, हम बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, लेकिन कोई कोई एक क्वेश्चन कैसा आ जाता है कि पॉसिबिलिटीज की संख्या 2 होती है, इसीलिए हमको हर फिगर में 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलनी है। क्या रिमोट, अब कुछ सभी रिमोट अवरक्त है तो हो सकता है भाई ये टोटल रिमोट टोटल अवरक्त हो जाए, यानी कि ये रिमोट और अवरक्त दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी तो हो सकता है ना। अच्छा, सभी अवरक्त गामा, यानी कि हो सकता है कि टोटल अवरक्त टोटल गामा हो जाए, यानी एक ही फिगर बन पे सारे लोग बराबर हो गए। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या कहते हैं कि सभी गामा रिमोट है, सभी गामा रिमोट है, सभी गामा नहीं है यहाँ पे है। एक लाइन में अगर दोनों सही हो जाए तभी वो कथन सही होगा। ठीक, कुछ गामा रिमोट है, कुछ गामा, अब सभी गामा रिमोट है तो कुछ गामा तो होगा ही रिमोट, यहाँ पे सभी गामा रिमोट है तो कुछ गामा तो होगा ही। ये 2 नंबर ऑप्शन सही है। कोई रिमोट गामा नहीं है, बिल्कुल गलत, कुछ तो है, ये है, यहाँ भी कुछ है। कुछ रिमोट अवरक्त नहीं है, बिल्कुल है, तो ये दोनों ऑप्शन नंबर, देखो ये दोनों साइड से सही है, तो ये तब ये आंसर होगा केवल 2। ठीक है,
मधु ने 29 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की कक्षा में 11वीं रैंक हासिल की है। टोटल कितना है? 29 है था ना। लेफ्ट प्लस आर माइनस 1 बराबर क्या होता है? टोटल। लेफ्ट प्लस आर माइनस 1 बराबर क्या होता है? टोटल। इसी पे बिठा देंगे तो 29 हो गया टोटल। इधर एगो संख्या जाएगी 11, प्लस 1 इधर जाएगा, तो जो राइट होगा, या राइट किस कहाँ से मांग रही है? अंतिम से। राइट मान लीजिए, या अप और डाउन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 30 में 11 जाएगा तो कितना होगा? 19। चलिए, पासा है, इसको खाली घुमा दीजिए क्लॉकवाइज। 3 6 1 3 5 2, 6 के जगह पे क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। अनस्क्रैम्बल जीपी, इसमें क्या हो सकता है? 21 के बाद 7 आया, 14 के बाद 16 आया, 19 के बाद 21, 24, 5। अच्छा हाँ, डायरेक्ट इसको कोड कर दिया गया है, यानी यू के स्थान पे जी लिख देंगे, एन के स्थान पे पी लिख देंगे। तो इसी तरह एम के स्थान पे क्या लिख देंगे? एम का स्थान क्या है? चौथा, 1 2 3 4, एन लिख देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एक ही मिलता है ऐसा। चलिए, यदि किसी कूट भाषा में नेपाल को क्या लिखा गया है? डायरेक्ट इसका लिख दिया है स्थान, अल्फाबेटिकल। तो आई का क्या हो जाएगा? 9, एन का क्या हो जाएगा? 14, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए, 5 18 39 68 105। 5 का 13 बढ़ गया, इसमें बढ़ गया आपका 21 बढ़ गया, इसमें बढ़ गया आपका कितना बढ़ गया? 29 बढ़ गया, इसमें आपका बढ़ गया 37। ठीक है, अब इसके बीच का देख लेते हैं कितना बढ़ रहा है। 8 3 11 21, यानी कि ये 8 बढ़ गया, ये भी 8 बढ़ गया, इसमें 8 बढ़ा दीजिए तो 45 हो जाएगा, और इसमें 45 जोड़ दीजिएगा तो 150 हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। एस डी बराबर होता है अंडर रूट डी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह जो भी है बट्टे जितना एन होगा। ठीक है, तो क्या को एन है? 1 2 3 4 5 को, एन बराबर क्या हो जाएगा? 5। इसका डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं? डी एक तरह का माध्य होता है, एवरेज होता है। तो सबको जोड़िए, सबको जोड़ने पे कितना आएगा? 45 आएगा। 45 को 5 से भाग दे दीजिए, 9। डी बराबर 9 हो जाएगा। एस टी बराबर क्या लिख देंगे? अंडर रूट 9 माइनस एगो ये लेते हैं 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 15 का होल स्क्वायर। ये हो गया पूरा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, 9 माइनस 4 हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट है। 9 माइनस 7 हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4। 9 माइनस 9 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, हटाइए इसको। 9 माइनस 10 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। 9 माइनस 15 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जोड़ेंगे तो 5 6 9, 9 1 10 6 16 3 1 4 1 6 हो जाएगा, 6/25। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3.663 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, cos 28 sin 28 बराबर के दिया हुआ है cos 17। कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से देखिए। cos 17 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 45 माइनस 28, यानी कि क्या हो जाएगा? ये cos a माइनस बी। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a यानी कि cos 45 डिग्री इंटू cos b यानी cos 28 डिग्री माइनस sin a इंटू sin b, ये हो गया आपका। ठीक, cos अब उसका पुट करते जाएंगे,
1/√2 कॉस 28 माइनस साइन 1/√2 हो जाएगा इंटू साइन 28। 1/√2 कॉमन ले लीजिए तो कॉस 28 माइनस साइन 28 हो जाएगा। इसका दिया सॉरी कहीं नहीं प्लस होगा यहाँ पे। कॉस ए प्लस बी में माइनस होता है, ठीक है, कॉस ए माइनस बी में प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो कॉस 28 प्लस साइन 28 बराबर क्या दिया हुआ है के, तो k/√2 हो जाएगा आंसर इसका। चलिए थोड़ा सा स्पेस की कमी हो गई है। छोटा कर देंगे, पीडीएफ को अगर छोटा कर देंगे तो आप लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, इसलिए जो है थोड़ा सा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण निकाय 3x - 2y बराबर 8 और 2ax प्लस a माइनस b बराबर y 48 है, इसके अनंत हल है। अनंत हल है क्या होगा, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही ना। चलिए तो a1/a2 निकाल लेते हैं। 3x/2ax बराबर b1/b2 क्या हो जाएगा, -2/a माइनस b, ठीक है, ये y हो गया। और अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, a माइनस b। चलिए कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा इसमें, 3 इंटू a माइनस b, y भी कट जाएगा यहाँ पे, और -4a है ना, कोना कोनी गुना हो जाएगा तो 3a माइनस 3b बराबर क्या हो जाएगा, -4a। इधर आएगा तो 7a हो जाएगा, इधर जाएगा तो 3b, यानी कि 7a बराबर क्या हो जाएगा, 3b। चलिए दो संख्याओं का मोसो 37 है, इसका एलसीएम 740 है। यदि एक संख्या 148 है यानी 148, दूसरी संख्या कुछ नहीं है भाई, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम क्या हो जाएगा, 740/148, यही ना। दूसरी संख्या निकालने के लिए कुछ कट रहा है क्या, कट तो जाएगा, ध्यान से कटाना है। चलिए 4 से कट जा रहा है, 37 चौके, हाँ 7 चौक 18, 4 × 12 = 14, हाँ 4 से कट जा रहा है। अब ये कितने से कट जाएगा, 4 × 4 और 8 चौक 32, 8 × 5 = 40, 185। तो अब मन में भी हम लोगों को करते रहना है, मन में करने का आदत डालेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए त्रिभुज एबीसी में, भाई एबीसी त्रिभुज बना लीजिए फटाफट। ए बराबर यानी कि एंगल ए के सामने छोटी भुजा ए बराबर कितना दिया है 25, बी बराबर कितना दिया है 45, सी बराबर कितना दिया है 30। तो ये कॉस ए मांग रहा है, यानी ये वाला एंगल मांग रहा है। तो कोसाइन फार्मूला क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर हो जाएगा ई दोनों का स्क्वायर, ई दोनों का स्क्वायर और इसका माइनस, ठीक है, यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर प्लस और -2 इंटू, सॉरी 2 इंटू नहीं, इसका माइनस यानी कि 25 का स्क्वायर बटे 2, जो बगल वाला साइड होता है ना वही हो जाता है, तो 30 × 45, ठीक है। इसको बोलेंगे ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अब बटे 2 इंटू ए बी इंटू ए सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 900 प्लस 45 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखिए 45 का स्क्वायर निकालने का तरीका, किसी का भी लास्ट में जो 5 होगा ना उसका स्क्वायर निकालने का तरीका होता है ये, 5 × 5 = 25 लिख दिए, ठीक है। 4 चौक कितना होता है 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, ये हो गया आपका टोटल स्क्वायर। इसी तरह से करना है, 20 25 माइनस 25 का स्क्वायर 625 बटे 60 × 45, ये ना करना है 60 × 45। अच्छा आप लोग को बताएं कि तोड़ तोड़ के कर लेने के लिए, तो अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं 60 ×
40 करें तो कितना हो जाएगा 2400, बचा क्या हम लोग के पास 5। 60 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 300, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा नीचे 2700। अब देखिए, अब इसको जोड़ लेंगे हम लोग, टोटल जोड़ने पे 2300 बटे 2700, यानी कि 23/27 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोगों को जो है ना गुना में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कम से कम समय लगे, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उस पद की पहचान, पद की पहचान यानी कि A5 लिख लेते हैं थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि कुछ कमेंट कर रहे हैं बच्चे, मैसेज कर रहे हैं कि ज़्यादा फास्ट ना हो, तो भाई ठीक है ज़्यादा फास्ट नहीं होगा, सॉरी ये गलत लिखा गया। और जिनको फास्ट देखना है वो 101.5 करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 5 पे 6 जुड़ गया, 6 पे फिर कितना जुड़ गया, कितना जुड़ गया 13 जुड़ गया, ये कितना जुड़ गया 27 जुड़ गया, ये कितना जुड़ा 54। अच्छा यहाँ से देखते हैं 7 6 13, 6 नहीं 12 1 13, 6 गुना 2 + 1 13 गुना 2 + 1 27 गुना 2 + 1, यानी कि यहाँ पे 55 होना चाहिए, और जुड़ के हुआ कितना है 51। 105 में 51 घटाएंगे तो 4 54, यानी कि ये वाला सीरीज गलत है, ठीक है। ABCDEFG में A B की माँ है, कुछ नहीं है इसमें, ये तो आप भी कर सकते हैं वैसे। A B की माँ है, B C का भांजा है, इसका मतलब ये कोई ना कोई इनका भाई होगा, A का भाई होगा, तो इनका मतलब ये भांजा है तो ये B+ हो जाएगा, यानी कि कोई लड़का होगा। C D का इकलौता पुत्र है, अच्छा B C का भांजा है तो ये C हो गया इसका मामा, ठीक है। C D का इकलौता पुत्र है, थोड़ा सा ये C D का इकलौता पुत्र है, D B की नानी है तो D- हो जाएगा क्योंकि नानी है कोई, B की नानी है, B की नानी है, ठीक है, माँ इसका माँ हो जाएगा। E F का दामाद है, E F का दामाद है, E F का दामाद है, इसका मतलब प्लस। अच्छा और क्या है, हाँ यदि F की केवल एक पुत्री है, F D का पति है, हाँ अच्छा F D का पति है, ये हो गया, पति को हम लोग ऐसे से डिनोट करते हैं डबल अति से, ठीक है। F D का पति है, यदि F केवल एक पुत्री है, एक पुत्री A ही हो गया, तो E A का से क्या संबंध है, E A से संबंध क्या है, पति होगा ये, ठीक। चाइल्ड CHILD, अच्छा CHLD, 3 का 4 8 का 12 9 का 9, नहीं इसका मतलब ये कोडिंग है, मैच नहीं कर रहा कोई पैटर्न, तो इसका मतलब कोडिंग, कोड कर दिया गया खाली, तो नहीं उल्टा लिखा है, हाँ C का यहाँ 3 लिखा है, H का 8 लिखा है, I का 9, ठीक उल्टा से लिखा है, तो T का 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से कौन सा संबंध होगा। तो भाई A से हो गया P यानी कि 15 जुड़ रहा है, C से हो गया R यानी कि 3 और 18 में 15 जुड़ रहा है, उसी तरह से 19 और 15 जोड़ देंगे, 9 5 14 34 हो जाएगा, और 34 में 26 घटा देंगे तब ना आएगा नेक्स्ट 8 H आएगा, ठीक। उसी तरह U में 15, 21 में 15 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 में फिर कितना घटा देंगे 26 यानी 10 हो जाएगा। H के बाद J कोई ऑप्शन है, यस ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। ठोस द्रव गैस तीनों जो है कि अलग अलग होता है। चलिए क्या डिग्री को अब नौकरियों में चयन का मापदंड नहीं माना जाना चाहिए, हाँ इससे कॉलेजों में भीड़ कम होने में मदद मिलेगी, बिल्कुल गलत, नहीं प्रत्येक नौकरी के लिए कुछ, हाँ सही बात है, कुछ ना कुछ तो योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। निम्न में से, अच्छा ये वाला तो GS पर्सन में कर ही लिए हैं, गलती से क्वेश्चन आ गया। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बस अपनी वास्तविक चाल के 7/8 से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 16 मिनट में तय करती है। बस का वास्तविक चाल क्या हो? रेशियो भाई हमको दिया हुआ है क्या? 7/8 चाल का रेशियो दिया हुआ है ये, ठीक। अच्छा, दूरी भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, इसका मतलब चाल निकाल लेंगे हम लोग। लेकिन चाल निकालने के लिए सबसे पहले हमको टाइम पहले कलेक्ट करना होगा। 1 घंटा प्लस 16/60 है ना, 4 15, इसको जोड़ेंगे तो 19/15 आ जाएगा। ये घंटा आ गया, बहुत गंदा समय दे रखा है। अब चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय, दूरी कितना दिया है 42, समय दिया है 19/15, तो ये 15 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यानी ये लेट करने वाला चाल है, तो जो पहले चाल 8 चल रहा होगा वो निकालना है हमको। तो 7 बराबर 42 गुना 15/19, ठीक है। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 19/7 नीचे आ जाएगा गुना 8, ये आपका ये हो गया। अब हमको यहाँ पे करना है T3, सत्संग 42 हो गया, और कुछ कटेगा क्या? नहीं, 9 8 72, यानी कि 720/19, ठीक है, 720/19। अब आप क्या चाहेंगे? आपको भाग लगाना है, भाग लगा के देखना है? नहीं ना, देखिए आपको मैं इसका तरीका बताता हूँ, ठीक है। तरीका क्या है? चलिए 720/19 के जगह पे 18 ले लीजिए, कितना में कटेगा? 40 में कट जाएगा। 720/19 के जगह पे 20 ले लीजिए, कितना में कटेगा? 36 में कटेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 19 किस में आता है? 19 आता है 18 और 20 के बीच में आता है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो 40 और 36 के बीच में आएगी, ठीक है, 40 और 36 के बीच में आएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर बी हो सकता है? क्योंकि ये तो 48 है, 40 से ज़्यादा हो गया, जबकि 40 से छोटा और 36 से बड़ा, ये नंबर खत्म। क्या 35 किलोमीटर हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 40 से छोटा लेकिन 36 से बड़ा, ये भी खत्म। क्या 30 हो सकता है? नहीं। ऑप्शन नंबर 38। अब आप सोचिए कि इस तरह से अगर आप सवाल करेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में टाइम क्या लगने वाला है? नहीं ना, आप औरों से 5 नंबर एक्स्ट्रा लाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। इस तरह से अगर क्वेश्चन करेंगे तो औरों से 5 नंबर एक्स्ट्रा लाएंगे, और 5 नंबर में ये आपका काम बन जाएगा मेरिट के लिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा लिए, इरेज कर लिया। अब को 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 0.12464 पे रेकरिंग है, पी क्यू का बराबर निकालना है। तो ये तो जानवे करते हैं हम लोग, 999, और जिस पे रेकरिंग है वो 00 हो जाएगा। अच्छा, अब ये हो जाएगा 464 माइनस 124 बट्टे 99900। 4 में 4 घटेगा 0, 6 में 2 गया 0, 6 में 2 गया 4, ठीक है। हाँ 4, इसके बाद क्या बचता है? 4, 4 में 2 गया, कहीं तो मिस्टेक कर गया क्या? चार में 1 गया 3, ठीक है, 3 हो गया, यहाँ पे 5 क्यों लिख रहे हैं? 3 हो गया। इसके बाद बचता है ये 2, ठीक है, 99900, 100 कट जाएगा, 2 से खिला दिए, 2 6 12, 2 के 2 से 14, 617 कहीं पे है क्या? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। यदि बहुपद इतना इतना हो गया, x+1 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है इसको, सिर्फ x बराबर 1 दिया है, x+1 दिया है ना, इसको x+1 से मतलब करा देना है, x+1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1। ये वैल्यू क्या सब इक्वेशन में पुट हो जाएगा। तो 4x³ का मतलब 4 × 1 - q हो जाएगा, प्लस ax² -1 का स्क्वायर प्लस -3 × -1
+1, ये हो गया। तो 4 हो जाएगा, ये -4, ये हो जाएगा +a, ये हो जाएगा +3 +1, 3 1 4, ये हो जाएगा 0, ये हो गया इसका शेष, ये शेष बच गया। ठीक है, अब कह रहा है दोनों का शेष समान है, इसका मतलब दूसरा इक्वेशन में भी पुट करके देख लेते हैं। -1 यानी x⁴ है तो -1/4 प्लस -1/3 -1/² +6। ठीक है, ये हो जाएगा 1 +1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 +6, एक एक तो कट जाएगा, -5 ठीक है, सॉरी -5 नहीं, +6 है तो +5 हो जाएगा ना। ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा से, क्योंकि दोनों इक्वेशन का शेष समान है, पहला का क्या शेष निकला a और दूसरे का क्या निकला 5, तो दोनों का समान। ठीक, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई और उससे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए एक वस्तु, 10% हानि हुआ, 10/100 लिख सकते हैं, यानी 1/10 हो जाएगा। हानि हुआ तो 9 पे बेचा होगा, 9 बराबर 980, यही ना, 9 बराबर 980। देखिए कटा के इसको, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी कि 222, तो 222 गुना 10 तो 2200 रुपया उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, CP, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य 2200 रुपया हो गया, अब लाभ इसी पे पाना है कितना, 115 रुपये। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, अगर अच्छा 15% बराबर क्या होता है, रेशियो 3/20 यानी 23/20, इस जगह हमको 23/20 लिखने दीजिए आप, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट करना है। 23/20, ये हो गया, ये हो गया 110। अब आप देखिए 23 गुना 11 कितना होता है, अच्छा 0, 23 गुना 110 कितना होगा, देखिए ये 0 0, एगो 0 तो होबे करेगा कन्फर्म, एगो 0 कहीं पे है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। इसी तरह से सोचना है, गुना करेंगे टाइम लग जाएगा। यहाँ पे देखिए किस तरह से हम लोगों को करना था। ठीक है, चलिए आज स्पेस का कमी क्यों हो गया है, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी है हम पेज बनाने में। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है गड़बड़ी, माफ़ करिएगा। एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज, समकोणीय यानी कि समान कोण वाला है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी बराबर, ये भी बराबर। कर्ण की लंबाई 28√2 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि पहले P निकालेंगे फिर B निकालेंगे। देखिए डायरेक्ट करिए, इतना सोचना नहीं है। ये अगर 1 हो यानी बराबर है तो ये भी 1 होगा, तो ये √2 हो जाएगा। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, 28√2, √2 कट गया, एक बराबर क्या हो जाएगा 28, यानी ये 28 निकल गया, ये भी 28 निकल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, 14 गुना 28, 832, हाथ में 832, लास्ट में 2 है, 392 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। चलिए सेलोलिज्म है, बनाते हैं हम लोग मिलके बनाते हैं इसको। कुछ बिल्लियां खरगोश है भाई, कुछ बिल्लियां खरगोश है। अरे रे माफ करिएगा, थोड़ा क्वेश्चन ही ऊपर चला गया था, कोई बात नहीं। हाँ, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। अब बनाइए, बिल्ली कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां खरगोश है, तो भाई ऐसे बनेगा खरगोश। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज हमको तीनों लेना है। कुछ सभी बिल्ली कुत्ता है तो बस सभी बिल्ली कुत्ते हो सकते हैं, इसमें भी बिल्ली कुत्ते, और कुछ बिल्लियां खरगोश है तो हो सकता है सभी खरगोश हो, पॉसिबिलिटी ये भी तो है, खरगोश। ठीक है, अब मैच कराएंगे, कुछ कुत्ते खरगोश हैं, कुछ कुत्ते खरगोश बिल्कुल है ये वाला। चलिए यहाँ भी है, चलिए सभी खरगोश कुत्ते हैं, सभी खरगोश कुत्ते नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए निष्कर्ष 1 पालन करेगा खाली। कह रहा है त्रिभुज उन छात्रों का प्रतिनिधि जो ढोसा खाते हैं, भाई ढोसा ये हो गया, और आयत सैंडविच खाता है,
सैंडविच खाता है। ब्रित उन जो पिज्जा खाता है भाई, ब्रित पिज्जा खा लेता है। ऑप्शन क्वेश्चन में है कि डोसा, सैंडविच और पिज्जा खाने वाले, 25 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है आंसर। यदि पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूरब, पूरब को उत्तर, उत्तर को पश्चिम कहा जाता है तो सूर्योदय किस दिशा में होता है? सूर्योदय पूरब में होता है। पूरब को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तर। क्वेश्चन में उत्तर बोला गया है। चलिए सेम क्वेश्चन आ गया गलती से। 4 शब्द दिए गए जिनमें 3 संगत है। कटाई करना, बुआई करना, जुताई करना, बरसात होना। बरसात होना अपने हाथ में नहीं है, बाकी तीनों अपने हाथ में है। चलिए एम एन का तात्पर्य, एम पुत्री है एन का। चलिए यही वाले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलिए करते हैं मिलकर हम लोग को। तो पी क्यू, हाँ यहाँ से यहाँ तक का संबंध है। पी भागा क्यू ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, पी भागा क्यू प्लस आर माइनस टी गुना के। देखिए पी भागा क्यू कहाँ पे है? पी ये वाला। एम भागा एन का तात्पर्य, एम माता है एन का, यानी पी माता है क्यू का। ठीक। क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, प्लस वाला खोजिए, एम और एन। एम पिता है एन का, यानी कि क्यू पिता होगा आर का, ये प्लस हो जाएगा। ठीक। चलिए आर माइनस टी देख लेते हैं। आर माइनस टी, एम भाई है एन का, आर भाई होगा टी का। भाई को एक बॉन्ड से दिखाते हैं, भाई है तो प्लस हो जाएगा। टी गुना के, टी गुना के, एम गुना एन, तो एम पुत्री है एन का, एम पुत्री है एन का, यानी कि टी पुत्री है के का। ये माइनस, इसके बीच पति पत्नी का रिलेशन होगा क्योंकि ये भाई बहन है। ठीक है। पी का के साथ क्या संबंध है? पी का के साथ क्या संबंध है? तो ये तो सास हो जाएगी। ठीक है। त्रिभुज गिनना है। देखिए इस वाले में 3 त्रिभुज देख ही रहे हैं, इस वाले में 3 त्रिभुज, इस वाले में 3 त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, अब फिर एक बड़ा त्रिभुज भी है। ठीक। तो 3 3 6 3 9 9 5 14। ठीक। 3 मोटरसाइकिलों के चालों का अनुपात 3:4:5 है। इन मोटरसाइकिलों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय का अनुपात क्या होगा? देखिए समान दूरी क्या है, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ध्यान से समझना है, ये सब छोटा छोटा चीज ना आपको बहुत सवाल में मदद करेगा। ठीक है। तो डी बराबर जब कांस्टेंट होगा तो एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t हो जाएगा, यानी चाल समय के अपोजिट होगा। ठीक है। तो भाई अब चाल देख लेते हैं, 3 और 4 और 5, ये लोग का एलसीएम देखते हैं। चलिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा लिख दें समझने के लिए, किलोमीटर पर घंटा। इस सब का एलसीएम कितना आता है? 60। अच्छा अब 3 को 60 से भाग देंगे तो 20 होगा क्या? 20 क्या? नीचे जो रिस्पेक्ट में लिखा जाता है ना, वो यहाँ लिखा जाता है। ठीक। इसीलिए 4 से जब भाग देंगे तो 15 क्या हो जाएगा? घंटा। 5 से जब भाग देंगे तो 12 घंटा। ठीक है। जो नीचे में लिखा जाएगा ना, वो यहाँ पे लिखा जाता है। अब कह रहा है समय का अनुपात पूछा है भाई। समय का अनुपात 20:15:12, सी नंबर ऑप्शन। एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में वो स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए एक और राशि है, पी राशि है, मान लीजिए पी राशि है, 5 वर्ष में वो दुगना हो जाता है, 2p। ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा भाई? साधारण ब्याज, इसको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 2p, यानी कि ये मिश्रधन है अमाउंट, ये मूलधन है। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 2p माइनस p, यानी कि p। ठीक है। कितना साल में ऐसा हुआ? कितना साल में हुआ? 5 साल में, 5 वर्ष। टाइम कितना लग रहा है? 5 वर्ष। अब क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्ष में ये स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? यानी p है, अमाउंट उसका 4 गुना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा 3p। ठीक है। कितने साल में होगा? 1p होने में p बराबर 5 साल लगता है, तो 3p बराबर 5/p गुना 3p कर देंगे।
वैसे तो डायरेक्टे करना चाहिए था हम लोगों को, बस समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। 15 साल हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ बेसिक। ये जब आप करेंगे ना कोई भूलेंगे नहीं, वैसे ट्रिक भी है, ये सब करने के बाद आप भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ यदि उस विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचने पर 12.5% की हानि होती है। 12.5% की हानि हो रही है, इसका मतलब 1/8 रेशियो हो जाएगा। 12.5% बराबर 1/8 रेशियो। अच्छा, हानि और लाभ किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, यानी कि नीचे क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब बताइए हमको कि कह रहा है कि जो ये पहले बेचता था ना, उसका आधा दाम जब बेचा, आधा दाम पर बेचा तो उसको 12.5% हानि हो जाता है। यानी कि वो बेचा कितने में, एक लॉस हो गया, तो यानी 7 में बेच दिया, 7 रुपये में बेच दिया, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, आप एक से करने जाएंगे ना तो आपको पहाड़ जैसा लगेगा, ठीक है। बस मैं आपको रेशियो से बता रहा हूँ, देखिए कैसे करना है। 8 रुपये में पहले खरीदा था, ठीक है, 1 रुपया लॉस हो गया तो 7 रुपये में बेचा होगा। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 7 रुपया। लेकिन पहले बार में पढ़िए क्वेश्चन, निश्चित मूल्य पर बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ यदि उस विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचा गया, यानी आधा मूल्य बेचेगा तब 12.5% हानि हो रहा है। यानी 7 जो है ना उसका सेलिंग प्राइस वो आधा है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 14 रुपया। सोच के देखिएगा कि आधा में जब बेचा ना तब उसको 1/8 हानि हो रहा है, यानी 12.5% हानि हो रहा है। जब पूरा में बेचता ना, कह रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए जब वो पूरा में बेच रहा है, यानी कि जो फुल सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है, यानी 14 रुपये में बेच रहा है ना, तो उसको लाभ हो रहा है, तो यही लाभ परसेंट निकालना है। अच्छा, खरीदा में कितना में था, 8 में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो दोनों के लिए सेम होगा, चाहे आधा में बेचे या फुल बेचे, उससे कोई मतलब नहीं, कॉस्ट प्राइस तो दोनों के लिए सेम होगा। तो कॉस्ट प्राइस बराबर 8, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, 14। तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, किस पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है। 4 दूनी 4, 25, 2 दिया, यानी 75% लाभ हो रहा है, ठीक है। इस तरह से सवाल करना है। ये तो मैं पेन उठा के बता रहा हूँ, बिना पेन का ये बन जाता सवाल, आपको ऐसे ही आदत डालना है, ठीक है। एक्स पे करने जाएंगे, हो सकता है आपका लुटिया डूब जाए, लेकिन मैं डूबने नहीं दूंगा, हम लोग साथ में मिलकर सब काम कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार बना लीजिए पहले, सॉरी थोड़ा सा, अच्छा ठीक है रहने दीजिए। इसके पाद बिंदु से एक बिंदु पर शीर्ष कोण, ये भाई, ये मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 200√3, ये दिया है 200। इसका मतलब ये 60 डिग्री होगा। कल भी बताए थे कि अगर इस तरह का दिया हो 60 डिग्री होने पर √3/1 होता है। ये √3 हो गया, ये रेशियो 1 हो गया, ठीक है। 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 300 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है तो उससे वही दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। कार का वास्तविक चाल क्या है? कुछ नहीं करना है, डी वगैरह एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या हम मान सकते हैं स्पीड जो होगा पहले वाला, वो पहले वाला स्पीड एस होगा, और वृद्धि हो गया होगा 5 होगा तो s+5 हो जाएगा, ठीक है। देखो फॉर्मूला देख लीजिए इसका, जो भूलिएगा नहीं आप लोग। इसका फॉर्मूला होता है, ये जो कम अंतर जो होते रहता है ना, यही सब के कारण होता है। 2 घंटा कम समय लग रहा है तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय में अंतर, समय में परिवर्तन या अंतर जो भी है। तो चाल तो पहले हमारा एगो s था, बाद में हो गया s+5। हमको दूरी दे रखा है इसने, तो 300/300 बराबर क्या हो जाएगा, s × s+5 अब बटे s - s+5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ना आएगा,
ठीक, गुना समय में अंतर कितना है, कितना घंटा समय कम लग रहा है, 2 घंटा। पहले 3 लग रहा होगा, अब 2 घंटा कम लग रहा है, तो अंतर कितना हुआ, 2 घंटा का अंतर हुआ, 2 घंटा। ठीक है, चलिए इसको कटा दीजिए 150 से, और 15 पचे 75 यानी 750 बराबर एस प्लस 5। ये हो गया। एस का मान डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करेंगे हम लोग। एस का मान 25 रखने पे क्या होता है, 25 और 5 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 750 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए ये 3 से 2 हो गया, ये 1 से 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 5 तथा 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होगी। देखिए विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री, यानी कोई एक घड़ी है वो विपरीत दिशा है, सीधा सीधा, घंटा की सुई भी और मिनट की सुई दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2/11 गुना θ1 प्लस माइनस θ2। ठीक है, अब देखिए θ1 का मतलब होता है घंटे द्वारा चली गई दूरी, θ1 बराबर क्या होता है, घंटे द्वारा चली गई दूरी। ठीक, और θ2 क्या होता है, कितना समय बोला है, कितना डिग्री बोला है, यानी कितना विपरीत कर रहा है तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दिया गया एंगल। अच्छा, घंटे द्वारा चली गई दूरी कैसे निकालेंगे, यहां देखिएगा, देखिएगा एक घड़ी में 12 घंटा में 360 डिग्री होता है ना, 12 घंटा जब घंटा का सुई चलेगा तो 360 डिग्री चलेगा। एक घड़ी है, ये घंटा का सुई है, ये चलते 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 12 घंटा जब लगेगा तब ये पूरा एक चक्कर लगाएगा 360 डिग्री। तो एक घंटा में कितना चला, 30 डिग्री चला ना, 30 डिग्री चला ना, तो 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, तो यानी 5 बजे तक वो कितना डिग्री चल लिया, 5 बजे तक वो 5 गुना 30 बराबर 150 डिग्री तक चल लिया। ठीक है, तो 2/11, पहले एक बार प्लस ले लेते हैं, 150 प्लस ले लेते हैं वो। ठीक है, अब θ2 कितना हो रहा है, 180, तो 2/11 गुना 8 5 13 2 1 3, चलिए 3 यानी 60 मिनट, यानी 60 मिनट मतलब 1 घंटा के बाद वो विपरीत, कहाँ से 1 घंटा, कहाँ से 1 घंटा, 5 बजे से 1 घंटे के बाद, यानी 5 बजे यानी कि 6 बजे वो पूरी की पूरी विपरीत हो जाएगी 6 बजे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, व्यंजक को सही गलत करना है, थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे अपने से, खुद से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए कोई 2 जो मैच कर रहा है ना वो पकड़ लीजिए और उसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, 3 4 है, 3 4 है ना, तो भाई इसको घुमाइए, इसको उल्टा घुमाइए, 3 4 2, 3 4 और 5, 2 के जगह पे क्या हो जाएगा 5। चलिए ये तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 70 का सी। 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च, तो से तक पूछ रहा है यहाँ पे, तक यानी एक और दिन जुड़ेगा जो लास्ट वाला दिन है। ठीक है, या शुरू वाला दिन जोड़ देंगे, कोनो एक जोड़ देंगे बस। 2 जनवरी 1915, तो जनवरी कितना का महीना होता है, 31, 2 घटा देंगे 29 दिन, और 15 मार्च पूरा का 1995 लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब 28 दिन का फरवरी होगा। 15 मार्च जोड़ दीजिए, 9 8 17 5 22, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है 72। अच्छा बोला है तक, इसका मतलब कोई एक दिन जुड़ जाएगा, या तो 2 को जोड़ दीजिए, 15 को जोड़ दीजिए, 15 मार्च को जोड़ दीजिए या 2 जनवरी को जोड़ दीजिए, तो वो 73 हो जाएगा। ठीक है, आमों के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 2250 में पहले, 81 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, आमों के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 2250 में पहले की तुलना में 10 आम अधिक खरीद सकता है, मूल्य की में कमी के पश्चात प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप एक्स से करने जाएंगे तो हार्ट लगने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग अपने मेथड से करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड से कैसे करेंगे देखिए जरा सा। भाई मूल्य 10% कमी हो रहा है, इसका मतलब 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा,
1/10। ठीक है, कमी 1 हो रहा है तो अब कितना हो गया मूल्य? 9 हो गया। एक आम का दाम 9 हो गया। एक आम का पहले दाम कितना था? 10 रुपया। ठीक है, ठीक है ना। आपको ट्रिक भी बताएंगे, पहले ये देख लीजिए। अच्छा, 9 रुपया हो गया, तब 2250 रुपया में क्या को आम खरीदा है? ये देख चेक कर लेते हैं। 2250/9। ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, यानी 250 आम। 250 आम खरीदा हो इतना में। अच्छा, पहले कितना आम खरीदता था वो? 2250/10, क्योंकि 10 रुपया आम था, यानी कि पहले वो 225 आम खरीद सकता था। दाम कम हुआ तब ना ज्यादा आम खरीद रहा है, तो कितना आम ज्यादा खरीद रहा है? 25 आम ज्यादा खरीद रहा है। और ये टोटल वैल्यू है कितना? 10 आम ज्यादा खरीदने के बराबर है, यानी कि 25 आम बराबर 10। ठीक, ठीक है। तो कमी के पश्चात प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करें, यानी कि कमी के पश्चात 250 आम खरीद रहा है, तो हम ये ज्ञात कर लें कि 250 आम जो है वो कितने में खरीदा। तो 25 आम बराबर 10 आम, तो 250 आम बराबर कितना हो जाएगा? 10/25 गुना 250, यानी वो 100 आम दाम कम होने पर खरीद रहा है। दाम कम होने पर खरीद रहा है 100 आम। ठीक है, 100 आम। अब वास्तविक मूल्य क्या था? 100 आम तो खरीदा उसने। ठीक है, 100 आम खरीदा पूरा का पूरा, तो वास्तविक मूल्य क्या हुआ? 2250 रुपया में खरीद रहा है। टोटल पैसा इतना ही खर्च कर रहा है वो, खाली आम का क्वांटिटी बढ़ घट रहा है। तो 100 आम वो कितना रुपया पर खरीदेगा? 22.5 रुपया प्रति आम खरीद रहा है, ये दाम कम होने के बाद। यानी एक आम का ये हो गया। अब 1 दर्जन आम कह रहा है, तो 22.5 गुना 12 कर दीजिए इसको। छः चौके 24, 54 30, 270 रुपया प्रति दर्जन हो जाएगा ये। ठीक है, अब आइए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ये तो समझ गए होंगे आप लोग। थोड़ा सा अगर नहीं समझ रहे तो वीडियो को रिवाइव करके देखिएगा, समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा इसको ये रहा, इसको कट करना है। डिलीट। ठीक है, चलिए चल। अच्छा, आम का पूछ रहा है कमी के पश्चात प्रति दर्जन, तो कमी प्रति दर्जन बराबर हो जाएगा, या प्रति पहले आम निकाल लेते हैं, बाद में दर्जन निकालेंगे। आम बराबर हो जाएगा, कितना परसेंट की कमी हो रही है? 10/100। कितना रुपया ज्यादा दे रहा है वो? 2250 रुपया। कितना अधिक आम खरीद रहा है? 10 10 10 कट गया, 22.5 रुपये प्रति आम की कमी हो रही है। तो 12, 1 दर्जन पूछ रहा है तो 12 से गुना कर दीजिए, तो सेम ही आ जाएगा 270। कितना चुटकी में हल हो गया ना। ये परसेंटेज में ये सवाल ज़्यादा आता है, नहीं कहता है कि एक बिरयानी 5 रुपये में ज़्यादा 10 kg ज़्यादा खरीद लिया, तो इसका सूत्र है ये, या ट्रिक इसको बोल सकते हैं कि परसेंटेज कमी। वहाँ परसेंटेज पूछता था तो ये परसेंटेज कमी लिख दिए, और यहाँ पूछा है क्वांटिटी तो कमी लिख दिए। ठीक है, परसेंटेज कमी होता है कि कितना प्रतिशत, जितना प्रतिशत कमी होगा, प्रतिशत कमी। ठीक है, बट्टे 100 गुना कितना रुपया वो ज़्यादा, कितना रुपया वो खरीद रहे, यानी रुपया, अब बटे कितना अधिक क्वांटिटी खरीद रहा है या कितना कम क्वांटिटी खरीद रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, यही उसका फॉर्मूला होता है। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 42 नंबर 82 नंबर सॉरी। एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित उधार दी और 8 वर्ष में प्राप्त ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 340 कम है। फिर से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा 4% वार्षिक साधारण ब्याज का मतलब क्या हुआ? 4/100, 4/100 यानी 100 रुपया साधारण ब्याज था, सॉरी 100 रुपया मूलधन था, तो 4 रुपया साधारण ब्याज था। कितना साल में? 1 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 4% 8 साल में, तो 4 गुना 8 कर दें यानी 32%, यानी 32/100, यानी 100 रुपया तो प्रिंसिपल चेंज होगा नहीं, लेकिन 8 साल में 4 रुपया साधारण ब्याज की दर से वो 32 रुपया साधारण ब्याज बन गया, ठीक है। तो कह रहा है कि उधार दी गई राशि से 40 कम है। उधार दी गई राशि यानी कि 100 मूलधन, 40 कम है यानी कि 100 में 32 घटाइए, यहाँ 68 होगा। 68 बराबर क्या हो जाएगा? 340। एक बराबर, अच्छा उधार दी गई राशि 100 बराबर क्या हो जाएगा? 340/68 गुना 100, 34 दूनी 48, 2 पंचे 10, 500 आंसर हो गया। ऐसे ही करना है हम लोगों को, बस सीधा कर देना है, कोई तुक्का तमड़ी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a + b बराबर 5 है, a² + b² + c² बराबर 29 है, ठीक है। तो ab + bc, तो इसका a + b का फॉर्मूला लगा दिए, a + b c का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a² + b² + c²। अच्छा इसको हम x मान लें तो इंटू +2x हो जाएगा ना। चलिए a + b का होल स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, इसका 29 हो जाएगा, +2x इधर जाके 4 हो जाएगा, तो 2x, x बराबर क्या हो जाएगा? 2। कहीं गड़बड़ी कर दिया क्या? हाँ 29 इधर आएगा तो -4 होगा, तो x बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को लेक्चर कैसा लग रहा है और क्या इसमें हमको सुधार करना है, थोड़ा वो हमको बता देंगे, क्योंकि मेरे लिए नया चीज़ है। वैसे तो पढ़ाने का अलग अलग तरीका हो सकता है, ये मानना पड़ता है इसके लिए कि आपको किस तरह से समझना है, ठीक है। तो अब मुझे आप फीडबैक ज़रूर दें कि किस तरह से मुझे सुधार करनी है, या मैं ठीक से आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि एक बारंबारता बंटन में यदि वर्ग का मध्य मान 35 है और निचली सीमा का मान 30 है, तो इसकी ऊपरी सीमा का मान क्या होगा? देखिए एगो बारंबारता लेंगे तो बारंबारता जब लेंगे तो बारंबारता में ध्यान रखिएगा अंतर हमेशा समान रहता है, दो संख्या के बीच का अंतर समान रहेगा, 20-30 ऐसे करके। बंटन में भी समान हो जाएगा अंतर। तो निचली सीमा का दिया है 30 और ऊपरी सीमा को x मान लिए, ठीक है। अब मध्य मान दिया हुआ है 35। मध्य मान का मतलब क्या हुआ जानते हैं? एवरेज। एवरेज तो एगो लिखते हैं ना, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह का अगर हमको एवरेज निकालना होता है जिसका अंतर बार बार समान आ रहा हो, देखिए बार बार समान आ रहा है, तो क्या करते हैं कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2 कर देते हैं, तो इसका 6 हो जाएगा, हो ना मध्य। उसी तरह इसमें भी करना है क्योंकि इसका बंटन तो समान है, तो इससे लिए बटे 2 बराबर 35, 35 70, x बराबर क्या हो जाएगा? 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण 3xy 3x - 2y बराबर 11 या -11 लिख देते हैं डायरेक्ट, x + y बराबर 7, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। अच्छा ये दोनों जो लाइन है, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, दोनों क्रॉस करेगी कहीं ना कहीं, भाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं क्रॉस तो करना ही है इसको। क्रॉस कर कैसे कराते हैं क्रॉस? ये दोनों को बराबर करके। चलिए सॉल्व करिए इसको, -2y बराबर -11 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे तो 3x - 3y बराबर 21 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस था ना, तो प्लस ना होगा, यहाँ पे ये माइनस ना होगा,
ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक, चलिए -5y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 2y माइनस 11। अच्छा ये प्लस हो जाएगा ब्रो, सॉरी एकदम सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब ठीक है, -10 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए y बराबर 2 हो गया तो ये 2 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो x बराबर 5। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x और y निकला ना, इसका मतलब ये हुआ कि दो लाइन किसी एक्सिस पे कहीं पे कट रही है, ठीक है, कहीं पे भी कट रही है, कहीं ना कहीं कट रही, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x और y। ये हो गया इसका मतलब। तो x का मान क्या निकाले 5 और y का मान क्या लिखा 2। तो अब ये बोल रहा है कि नहीं, ये जो पॉइंट कट रहा है इसका मतलब नाम हम दे देंगे अल्फा बीटा। तो भाई ठीक है, अल्फा बीटा दे दीजिए नाम। नाम में क्या रखा है, अल्फा की जगह पे 5, 3 गुना 5 प्लस 5 गुना बीटा यानी 2, 5 या 10, 5 या 15, 5 नहीं 10, 25 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या कर देते हैं इसको, डिलीट होगा। ठीक है, थोड़ा सा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए, किसी विशिष्ट कूट भाषा में स्टार को 3782 लिखा जाता है और प्लेन को 51884। प्लेन को 51 कुछ नहीं करना है, बस कोड कर दिया गया है, इसमें कुछ नहीं किया गया है। तो सेल यानी कि एस का जगह पे 3 लिख दें, 3। ए के जगह पे क्या लिखा है 8, 3 और 8 कहीं है आंसर। हाँ, एल के जगह पे क्या लिखा है 1, 3 8 8 कहीं है। हाँ, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्ति दो समानांतर पंक्ति बना लीजिए भाई, दो समानांतर पंक्ति। ठीक, अच्छा ए बी सी डी ई, ये 5 गो व्यक्ति जो है ना, इसको मिटा लेते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। ये दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी 1 2 3 4 और लास्ट में 5। और भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पंक्ति के उत्तर की ओर, भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड ये इधर की ओर बैठा है। ठीक, कह रहा है हाँ, चलिए डब्ल्यू पंक्ति के बाएं सिरे दूसरे स्थान पर, बाएं सिरे डब्ल्यू यहां बिठा दीजिए भाई, डब्ल्यू यहां बिठा दीजिए। चलिए बाएं ओर बैठा है, डब्ल्यू का मुख ए के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, ए के ठीक बगल में बैठे, यानी कि ए यहां होगा या तो यहां होगा। ठीक है, इसका मतलब कोई डब्ल्यू के जस्ट सामने कोई बैठा होगा, उसके बगल अगल में ए बैठा होगा। ठीक है, हाँ, बी ए के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, बी ए के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, या तो बी यहां पे बैठेगा, इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बी यहां पे बैठेगा या बी यहां पे बैठेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सी और भी की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, और ना तो सी और ना भी किसी सिरे बैठा, ना यहाँ पे सी बैठेगा, ना यहाँ पे सी बैठेगा, ना यहाँ पे भी बैठेगा, ना यहाँ पे बैठेगा। तो सी कहाँ बैठ सकता है, सी और भी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, सी को यहां बिठा दे और भी को यहां बिठा दे, तब ना ये दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठ जाएगा। ठीक है, भी का मुख डी के बगल में बैठे किसी व्यक्ति की ओर है, भी का मुख डी के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, भी का मुख डी के ठीक, यानी कि डी यहां हो सकता है, यह यहां हो सकता है।
लेकिन हमको एक को फिक्स करना होगा। अब देखिए बी अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो बी के बगल में डी तो नहीं बैठ सकता। अब देखिए यहाँ पे देखिए हम ए को इस जगह फिक्स कर दें, क्योंकि बहुत सारा पॉसिबिलिटीज हो गया है तो कुछ ना कुछ फिक्स करना ही पड़ेगा। तो ए को जब फिक्स करेंगे तो बी यहाँ बैठ जाएगा। चलिए मिटाइए और बी यहाँ बैठाइए। ठीक, अब यहाँ बी ने बैठा है तो बी हटा दो इसको। तो अब भी के बगल में डी बैठा हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ डी बैठ गया है ना, कि भी का मुख डी के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ पे तो डी बैठ नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इसके बगल में बी बैठ गया है। चलिए अब बचा कौन यहाँ ऊपर में, ई बचा होगा। ठीक है, चलिए ई की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति, ई की जो मुख करके बैठे व्यक्ति है भी एक्स के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एक्स के बाईं ओर तो एक्स बगल में बैठा दिए। अब y और x के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा थे, y यहाँ पे बैठा दिए। बचा कौन, z। तो कह रहा है कि z का मुख किसकी ओर है, a की ओर है, आंसर a हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना है इसी तरह से हम लोगों को। सेम क्वेश्चन है, 88 नंबर आ जाते हैं हम लोग। एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, एकदम इस तरह से वृत्ताकार बैठा लेंगे भाई। 6 व्यक्ति है, बैठा दिए एकदम। केंद्र की मुख है तो केंद्र की मुख कर देते हैं। अब हम चेंज कर लेते हैं पेन। चलिए सी डी के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, सी डी के दाईं और, डी को कहीं बैठा लीजिए, डी के दाईं और सी यहाँ पे बैठ गया। ए सी के ठीक बगल में बैठा है, ए सी के ठीक बगल में, ये यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है। एफ और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब अगर ए यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पे तो एफ रखना होगा, क्योंकि 2 व्यक्ति है यहाँ पे, तो एफ यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि डी को फिक्स कर दिया। तो ए इसका मतलब यहाँ नहीं है, ए यहीं है। तो ए के जस्ट अपोजिट एफ बैठेगा, क्योंकि 2 व्यक्ति इसको इधर बैठाना है। ठीक है, इधर भी 2 व्यक्ति बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है और इधर भी बैठ सकता है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि बी एफ के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, बी एफ के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, बी एफ के दाईं और, यहाँ बी बैठ गया। अब कौन बच गया भाई, ई बच गया। तो ई के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, ई के बाईं और 1 2 3 डी नंबर। ठीक है, चलिए 89 नंबर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम कर दिया जाए, यानी कि जेड एक्स वाई जेड इधर से लिख दिया जाए। ठीक है, तो ओ के दाईं और 12वां स्थान, पहले ओ का उल्टा क्रम लिख लेते हैं। ओ का उल्टा क्रम क्या होता है, 27 में ओ कितना होता है 15, 27 में 15 घटाइए 12 हो गया, यानी कि 12 यानी एल। अब एल के दाईं और 12वां, एल के दाईं और 12वां, अब ये इधर है। अब कह रहा है कि तो ओ के दाईं और 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो एल उल्टा लिख रहे हैं तो एल एम एन ओ इस तरह लिखा देगा। ठीक है, तो ओ के दाईं और 12वां स्थान कौन सा होगा, तो इधर दाईं है तो इधर जाएंगे, 12वां स्थान कौन सा होगा, ओ का 15 होता है और 12वां, तो 15 में 12 घटा दीजिए 3 होता है। 3 किसका होता है, सी का होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है आज सेट 4 को कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है या मुझे फीडबैक देने की ज़रूरत है कि मुझे इस तरह से एक्सप्लेन करना है, तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके दें। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए भी आप ले सकते हैं, आप फेसबुक पेज पे जाके वहाँ पे मेरा नंबर रखा हुआ है व्हाट्सएप का, वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स का सीरीज आने वाला है, बहुत ही तगड़ा सीरीज आने वाला है, बेहतरीन तरीके से आने वाला है, स्टैटिक जीएस के साथ आने वाला है। तो अगर आप उसे देखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स ही सही नहीं होगा, बल्कि स्टैटिक जीएस इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि इस तरह भी हमारा नॉलेज ग्रैब कर सकता है या हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।